हमारा मकसद जो है बेसिकली आज होम गार्डनिंग पे हम बात करना चाहते हैं। होम गार्डनिंग की ज़रूरत असल में क्यों है कि इस वक्त जो मसला है वो ये है कि आप देखें बच्चे से लेकर बड़े तक हर आदमी किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला है, कोई ना कोई दवा खा रहा है। जब इसकी तहकीक हुई तो पता ही चला कि जो ग़िज़ा हम लोग खा रहे हैं वो पूरी की पूरी टॉक्सिक हो चुकी है। अच्छा, कुछ चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल हो गई हैं कि जिनका तो अभी फ़ौरी तौर पे समझ में नहीं आता कि उसे हम कैसे निजात हासिल कर सकेंगे। तो उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो हर एक की ग़िज़ा का हिस्सा है वो है गंदम। और गंदम के बारे में जो अभी एक नई तहकीक सामने आई तो पता ही चला कि 1950 में रॉकफेलर, अक्सर चीज़ों के पीछे रॉकफेलर का ही हाथ निकलता है, बहुत बड़े जो है वो लोगों के हमदर्द हैं बज़ाहिर। उन्होंने जो है वो गंदम के बीज के ऊपर काम किया। कहने कि गंदम की पैदावार बहुत कम होती है, एक एकड़ से मुश्किल से 15-16 मन निकलती है। तो उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि अगर हमने गंदम के बीज में कुछ तब्दीली ना की तो अगली जंगें जो हैं वो ग़िज़ा के ऊपर होंगी। और उन्होंने फिर उसकी तहकीक के लिए कुछ पैसे मुख्तस किए। एक बॉटनिस्ट थे, उनको उन्होंने लगाया तो उन्होंने उसके अंदर उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। पहले जो गंदम होती थी उसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते थे। अब जो गंदम हम सब पूरी दुनिया में खा रहे हैं इसके अंदर 42 क्रोमोसोम्स हैं। पहले 15-16 मन पैदावार होती थी, पौधे का कद 6 फुट होता था, इंसान छुप जाता था 6 फुट 8 फुट। अब जो है वो हमारे घुटने के बराबर गंदम आती है और पैदावार जो है 50 मन से लेकर बैरूनी ममालिक में तो 175 मन 200 मन तक आती है एक एकड़ से। उस वक्त जो गंदम होती थी उसमें 28% प्रोटीन होती थी। अब जो गंदम है उसके अंदर इनका दावा है कि 13% है, लेकिन जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो 5-6% से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं निकलेगी। वजह यह है कि ज़मीन ही डिप्लीट हो चुकी है। अच्छा, एक डॉक्टर और हैं, डॉक्टर विलियम डेविस, अमेरिका के हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। उनकी एक किताब है वीट वैली, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियां जो हैं उसकी वजह गंदम है। और इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है, उसको कहते हैं ग्लूटिन। जो मौजूदा गंदम हम खा रहे हैं इसके अंदर ग्लूटिन पाई जाती है। ग्लूटिन जो है वो इंसान के जिस्म में डाइजेस्ट नहीं होती, मैदे में जाके डाइजेस्ट नहीं होती, बल्कि वो एज इट इज़ खून में जज्ब हो जाती है। और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको पसंद नहीं करता। और इस वक्त जितनी बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ और ये सारी, उसकी वजह वो ग्लूटिन है। उस डॉक्टर ने फिर खुद तजर्बा किया और उसने बताया कि बहुत सारे लोगों ने जब गंदम छोड़ दी तो उनकी आधे से ज़्यादा बीमारियां ठीक हो गई। अब सवाल यह है कि गंदम ना खाएं तो क्या खाएं। मेरी जो इसमें अब तक की तहकीक है उसमें खवास के एतबार से देखा जाए तो जौ से अच्छी कोई चीज़ नहीं। यानी हम लोगों को जौ पे चले जाना चाहिए वापस, और कहीं से देसी जौ का अगर बीज मिल जाए तो उस पर चले जाना चाहिए। अब ऑर्गेनिक चीज़, हर चीज़ का हुसूल तो मुश्किल है बहुत। तो एक जो उस्ताद जी के साथ मिल के एक जो काम शुरू किया वो ये कि हम तमाम लोग जिनको जहाँ थोड़ी सी भी जगह मैसर है वो उस जगह के अंदर हम कुछ गमलों में भी सब्जियां लगा सकते हैं। अगर एक गमला जिसका साइज़ 18 इंच है तो उसके अंदर एक पौधा अपनी पूरी जो फ्रूटिंग है वो दे देगा। यानी एक बैगन के पौधे पे जितने बैगन लगने हैं वो उसमें से मिल जाएंगे, एक टमाटर के पौधे पे जितने टमाटर लगने वो लग जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ नीचे आने से पहले थोड़ी सी देर इसीलिए हुई कि मैंने पहले छत पर जाके और आपकी सारी बालकोनीज़ और पीछे तक मैंने जाके देख लिया। आपकी इस जगह के एतबार से अगर मैं बात करूं तो आपके पास ऐसी जगह भी जहां पर तेज़ धूप है, जो आपकी छत है वहां तेज़ धूप आपको मैसर है। और दूसरा जो है वो बहुत सारी जगह ऐसे, जैसे आपका नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो आपका पार्किंग एरिया है, यहाँ पर सूरज बहुत थोड़ी सी देर आता है, या ऊपर जैसे आपकी जो टेरेस है उसमें भी आपके यहाँ 4 घंटे आता है। तो यहाँ पर भी हम वो चीज़ें लगा सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप लोग जो लगाने जा रहे हैं आपको पता हो कि किसको ज़्यादा धूप चाहिए और किसको कम धूप चाहिए। तो कम धूप वाले कुछ जो पौधे जो अभी लग सकते हैं, जैसे अदरक है, लहसुन है, इनको ज़्यादा तेज़ धूप इनको पसंद नहीं, तो ये आपके वहाँ बेहतरीन लगेंगे। अच्छा, और अदरक और लहसुन को लगाने के लिए तो अगर जैसे आपका 1 फुट 1.5 फुट का भी आपका गमला है और क्यारी टाइप आप बना लें। अच्छा, गमलों के अंदर भी बता दूं कि एक तो मिट्टी के भी गमले आते हैं, लेकिन जो हमारा तजर्बा है वो हमने ये देखा कि एक कपड़ा है जो यहाँ पर बनता है, कुछ वाटर प्रूफ टाइप होता है। एक तो उसका वजन कम होता है, दूसरा टूटता नहीं है। जहाँ हमने 3 साल पहले रखे थे वो आज भी सही काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो पतोकी में एक जगह है जहाँ से मिल जाते हैं, तो वो उसकी जगह ले लीजिएगा। ये एक आप लोग काम ये कीजिएगा कि यहाँ काम के हवाले से जो ना एक ग्रुप बना दीजिएगा, उसमें उसामा को भी डाल दीजिएगा, मुझको भी डाल दीजिएगा। तो जो भी यहाँ के ज़िम्मेदार होंगे तो उनके ज़रिए फिर हम उनको सारी मालूमात दे देंगे। अच्छा, दूसरा जो मरहला इसमें आता है वो आता है बीज का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे से काम कर रहे थे तो अल्लाह ने इसमें आसानी कर दी कि अब हमें कुछ ऐसे लोग मिल गए जहाँ से हमें देसी बीज मिल जाता है। मतलब मैं ज़ाती तौर पे जीएमओ को तो मैं 100% रद्द करता हूँ कि जीएमओ सीड किसी भी कीमत पे नहीं
नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये लोग इतने ताकतवर हैं कि अमेरिका में कई दफ़ा लोगों ने कोशिश की कि जिन खाने की चीज़ों में ऐसी अजनास या ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो जीएमओ हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उस पर खाली जीएमओ लिख दें। लेकिन वो इतने ताकतवर थे कि वो अदालत से भी अपना मुकदमा हार गया, अमेरिका जैसी अदालत में, जिसको हम समझते हैं कि यार वो तो बहुत आज़ाद हैं और बहुत इंसाफ के पैरोकार हैं वो लोग, तो उनकी अदालतों ने भी इस मुकदमे को रद्द कर दिया जब उनकी शहरी हुकूक की तंजीमों ने केसेस किए। तो जीएमओ का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जीएमओ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान ने खुद से ईजाद की है। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके खाने में मैं अगर प्लास्टिक मिलाना शुरू कर दूं तो प्लास्टिक इंसान के खाने की चीज़ नहीं है। जीएमओ जो है बेसिकली उसका जो बीज तैयार करते हैं उसमें दो मुख्तलिफ जो असनाफ हैं, यानी जैसे पौधे के साथ किसी जानवर की कोई जो है ना डीएनए को मिलाया जाता है, यानी टमाटर के साथ उन्होंने मछली का कोई डीएनए मिला दिया, या इस तरह से उसकी वो पेवंदकारी की जाती है कि उससे कोई तीसरी सिन्फ वजूद में आती है जिसमें वो अपने खवास जो देखना चाहते हैं तो उनके वो खवास तो हासिल हो जाते हैं। लेकिन देखा ये गया, इसीलिए यूरोप ने बैन कर रखा है जीएमओ को, यूरोप में नहीं जा सकते। चाइना ने बहुत सख्ती से बैन कर रखा है, इसी तरह रशिया में उन्होंने बहुत सख्ती से पाबंदी कर रखी है। सिर्फ अमेरिका और जहाँ जहाँ उनके असरात हैं वहाँ पर ये चीज़ें जो है ना खुलेआम मिल रही हैं। अच्छा, इसमें जो अक्सर लोग, अब जैसे जो गाँव देहात में रहने वाले लोग होते हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब, तो वो लोग मकई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मकई में भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई आबाई बीज आपके पास है तो वो ले लीजिए, वरना जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ मोनसेंटो वगैरह ये सारी इनके जीएमओ सीड हैं। तो मकई दुनिया में इस वक्त 99.9% आपको जो मिलेगा जीएमओ मिलेगा। तो वो इंतहाई मुज़र सेहत है इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। तो दूसरी चीज़ हो गई बीज। तो बीज के हवाले से भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ से जो है वो मालूमात हासिल करनी है और कहाँ से वो बीज हासिल करने हैं। अच्छा, अभी मौसम है तो आपको बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। तो जब सबसे पहली जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये कि जहाँ जहाँ मैंने इनको बताया है हफीज़ भाई को कि मुझे एक हाथ से स्केच बना के उसकी डायमेंशन लिख दें ताकि मैं बता सकूँ यहाँ कितने पौधे हम रख सकते हैं, तो उस हिसाब से हम गमले भी ख़रीद लें। और अच्छा, बाज़ार से जो बालू मिट्टी और जो गोबर की खाद काली वाली मिल जाती है वो काफ़ी है। फ़िलहाल आपको किसी और खाद को डालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अब आ जाएं कि इसको फिर चलाए कैसे रखना है। आपने आपने ऐसे रखना है कि जो भी पौधा जब आपका इस्तेमाल उसका ख़त्म हो गया, अब वो मर गया, तो और उसकी जगह आपने नया पौधा लगाना है तो उसको उखाड़ के फेंकिए मत। ठीक है, उसको ऊपर से काट दीजिए और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके वापस गमले में डाल दीजिए। ठीक है, आपकी ज़मीन गमले की ज़रखेज़ी ख़त्म नहीं हो। अच्छा, दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट की आपने लौकी इस्तेमाल किया, आपने लौकी निकाली तो लौकी का छिलका उतारें। उसका एक मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा कि 2 बाल्टियाँ लें, एक बाल्टी का मुंह थोड़ा सा बड़ा हो और एक बाल्टी का मुंह थोड़ा सा छोटा हो। जो छोटी बाल्टी हो वो बड़ी बाल्टी के मुंह के ऊपर आके उसको आप रोक दीजिए ताकि नीचे उसके एक स्पेस आ जाए। नीचे वाली बाल्टी के अंदर एक टोंटी लगा दीजिए पेंदे से ज़रा सा ऊपर, और ऊपर वाली बाल्टी की साइडों में सुराख कर दें ताकि उसमें जो भी लिक्विड आए वो बहकर नीचे आ जाए आपके। ठीक है, और ऊपर वाली बाल्टी के ऊपर ढक्कन भी हो, और आप लोगों के पास जितना भी सब्जी और फलों का छिलका होता है उसको बाहर फेंकने के बजाय उसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, और कहीं ऊपर छत पे रख दीजिए क्योंकि उसके अंदर से थोड़ा सा ज़ाहिर जब वो फर्मेंटेशन होती है उसमें बदबू आती है। तो उसमें ये होगा कि वो 4 महीने के बाद आपकी बेहतरीन खाद बन जाएगी। आपको कहीं से और खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एक मुट्ठी वो आप उसमें डाल देंगे, वो काफ़ी हो जाएगी। अच्छा, और उसके अंदर से जो लिक्विड बह के नीचे आएगा उस लिक्विड को आप वो जो स्प्रे वाली बोतल होती है उसके अंदर भर लीजिए, आधा पानी और आधी जो है वो खाद ले लीजिए और उसके बाद उसको आप अपने पौधों पे स्प्रे कर दीजिए। वो आपकी बेहतरीन जो है ना वो खाद बन जाएगी। इसके अलावा भी जैसे टाइम टू टाइम अगर ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, जैसे अभी पीछे एक पौधा देखा पीपल का, शायद दरख्त वो लग गया पीछे, हालांकि धूप नहीं आ रही लेकिन पत्ते का रंग बहुत अच्छा हरा था, यानी तेज़ हरा था। इसका मतलब है कि उसको धूप जहाँ कम होती है ना, जिन पौधों को कम मिलती तो उनके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं क्योंकि क्लोरोफिल फिर उनमें नहीं पैदा होता। तो उसको इसका मतलब है कि मतलूबा रोशनी उसको मिल रही है। एक्चुअली हम लोग कराची में जिस जगह बैठे ना तो बाज़ औक़ात सूरज नहीं भी आ रहा होता तो रोशनी आ रही होती है, तो वो रोशनी उसकी फ़ोटोसिंथेसिस के लिए बाज़ औक़ात काफ़ी होती है। तो इसमें यह कि अभी कुछ पौधे पनीरी से लगते हैं तो वो पनीरी लगा लीजिएगा। तो बल्कि आप लोग अपने वहाँ से भी कुछ बीज ला सकते हैं अगर तो। अच्छा, इसके अलावा एक काम और जो हमने किया वो यहाँ पर गडाब के पास जो है ना 5 एकड़ के करीब जगह लेकर उसके अंदर एक पेरिनियल चारा लगा दिया, यानी जो साल साल चलता है। ज़्यादातर लोग मैंने देखा पंजाब में मकई लगाते हैं, उसका साइलेज भी बन जाता है, साइलेज के लिए बहुत अच्छा चारा है। लेकिन उसके अंदर मेरे सामने 2 कबाहत हैं। एक तो ये कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है, और दूसरी उसमें कबाहत ये आती है उसको साल में 3 दफ़ा लगाना पड़ता है, साल में 3 दफ़ा हल चलाना पड़ता है, 3 दफ़ा आपको बिजाई करनी पड़ती है। तो ये बहुत तकलीफ दे अमल है और इसमें पैसे खर्च होते हैं। इसके मुकाबले में अब ऐसे चारा जात आ गए हैं जो कि 10-10, 15-15 साल तक चलते रहते हैं। तो मैंने एक जो चारा लगाया, अच्छा मकई के अंदर प्रोटीन भी 6% है। मैंने एक नूरानी सीड वालों का चारा लगाया, बेमिसाल चारा, उसके अंदर 18% प्रोटीन है, तो वो बहुत अच्छा है। मैंने अपने जानवरों को खिलाया तो जो जानवर
जानवर मैंने वज़न बढ़ाने के लिए रखे हुए थे, तो उनका वज़न तकरीबन औसतन महीने में 25 से 30 किलो बढ़ रहा था उनका वज़न, और चारे की कॉस्ट ज़ीरो आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ना, वो तूड़ी आप लोग खिलाते हैं जानवरों को। तूड़ी के अंदर 4% से भी कम प्रोटीन होती है। तूड़ी जो है ना, आप समझ लें कि जानवर की भूख को तो मिटाएगा लेकिन उसको कोई ताकत नहीं देता। हाँ, यानी रोटी भी जो हम खा रहे हैं, आजकल की रोटी कह लीजिए, पहले की 28% वाली रोटी के अंदर तो ताकत होती थी, आजकल की हमारी रोटी के अंदर कोई ताकत। तो पहला काम जो करना चाहिए वो सबसे पहले आप लोग गंदम का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए। अगर तो वो 3000 साल पुराना बीज मिल जाए आप लोगों को कहीं से, या तो वो गंदम इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन वो 15-16 मन आएगी, तो वो किसान को वारे में नहीं आएगा। जब वो 15 मन उसकी पैदावार होगी तो 2600 रुपये 2800 रुपये पे वो बेच नहीं सकेगा। लेकिन सेहत जिसको बरकरार रखनी है, वो उससे दुगनी कीमत पे क्या 4 गुना कीमत पे उससे ख़रीदना चाहिए। और उस गंदम को 10,000 रुपये मन ख़रीदा जाना चाहिए, अगर किसी के पास से वो मिल जाता है तो। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि जो जानवरों की जो हम फीड कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ड्राई मैटर होता है। तो ये मैं जो हजरात फार्मिंग करते हैं या जिनके अपने जानवर हैं उस हवाले से बता रहा हूँ। और ड्राई मैटर की जो कैलकुलेशन है वो जानवर के वज़न के मुताबिक होती है। फ़र्ज़ किया अगर जानवर का वज़न 100 किलो है, तो मुझे उसको कम से कम वज़न के हिसाब से 3.5% यानी 3.5 किलो ड्राई मैटर खिलाना है। और जितना ड्राई मैटर खिला रहा हूँ उसका 20% प्रोटीन उसके पास जाना चाहिए। इसके अलावा उसको, अब जैसे दूध आप किसी जानवर से निकाल रहे हैं, तो आपको पता है दूध के अंदर बहुत कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप गाय के दूध से आपको मिल रही, तो गाय के जिस्म से निकल रही हैं तो आपको मिल रही हैं ना। तो इसका मतलब है कि आपको उसको ऐसी ग़िज़ा देनी है जिसके अंदर ये चीज़ें आप डाल सकें। वरना तो गाय, मैंने पंजाब में ऐसा भी देखा है कि वो दूध लेते हैं और फिर गाय को कैल्शियम की ड्रिप लगा रहे हो। लोगों को इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप उससे जितनी चीज़ ले रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप उसको वापस करें। तो इस लिहाज से इसमें जो एक चारा मुझे मिला है वो है नेपियर ग्रास। ये थाईलैंड का है बेसिकली। इसकी जो है ना 2 सिफात सामने आई हैं। एक तो ये कि इसके अंदर 8% प्रोटीन होता है जब ये सब्ज़ होता है। तो जानवर को तूड़ी खिलाने के बजाय आप क्या करें कि इसको काट के ज़मीन पे छोड़ दीजिए। अगर टेम्परेचर 40 है तो 3 दिन में ये सूख जाएगा, और अगर टेम्परेचर 30 है तो 5 दिन में सूख जाएगा। सुखाने का मतलब ये होता है, बेसिकली हमारी एक कैलकुलेशन होती है ड्राई मैटर से। ड्राई मैटर इसका जब 14% से कम हो जाएगा तो फिर ये, अब इसको रखना महफूज है, इसके अंदर अब फंगस नहीं लगेगी। अक्सर जो जानवरों के साथ मसला आता है कि आप लोग खली और वो सब चीज़ें जो रखते हैं ना, उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं देखते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें फंगस लग जाती है। जानवर बीमार न सिर्फ होता है बल्कि उसके दूध में भी वो फंगस की वजह से जो असरात आते हैं उससे कैंसर भी हो सकता है। यानी इतनी खतरनाक, बल्कि एक डॉक्टर है, उसकी किताब है कैंसर इज फंगस। वो कहता है कि कैंसर सिर्फ फंगस से ही लगता है, और वो कैंसर का इलाज किससे करता है? ये जो खाने वाला सोडा होता है इससे इलाज करता है। इटली में है, वो कैंसर का स्पेशलिस्ट है। और वो इसमें एक तो फूड ग्रेड का होता है, एक इंजेक्शन वाला सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो जहाँ जिसके कैंसर की जो सिस्ट हो जाती है तो वो ड्रिप से उस जगह लगाता है। और अगर किसी को मैदे में होती है तो वो कहता है 1 चमचा बेकिंग सोडा पानी में डाल के पी लो, 2-3 दफ़ा पिलाता है। उससे जो है ना वो उसके 90% मरीज़ उसके सेहतयाब हों। तो ये हम लोगों को इस तरह के ना इलाज पे बताते हैं। तो बहरहाल खैर बात किसी और तरफ निकल गई। तो उसके अंदर जो ड्राई मैटर है ना, वो 3 से 5 दिन में 14% पे आ जाता है। तो अब वो आप उसको मिला के जब इस तरह के किसी पेरिनियल चारे के साथ मिला के खिलाएंगे तो आप अपने जानवर की बेशतर ज़रूरियात पूरी कर देंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को खुश्क करते हैं तो उसकी वजह से उसका पानी कम हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ किसानों में एक जो गलत तस्वुर कायम है, वो समझते हैं कि जानवर को जितना सब्ज़ चारा खिलाएंगे वो अच्छा है। सब्ज़ चारे में 80% तो पानी है। अच्छा, वो पानी पेट में जाके उफारा करता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ब्लॉटिंग कहते हैं। अगर जैसे बाज़ लोग सलाद, जिनको आदत नहीं होती खाने की, उनको आप सलाद खिलाएंगे तो उनके पेट में एक अजीब सी गैस और उनको एक अजीब सी, जिसको अंग्रेजी में ब्लॉटिंग कहते हैं, तो वो बेसिकली ये वो पानी और वो जाके वहाँ गड़बड़ करती है। फर्मेंटेशन आधी हो रही आधी नहीं हो रही, तो वो उसको प्रॉब्लम करती है। तो लेकिन जब जानवर को आप इस तरह से चीज़ों को मिक्स करके खिलाएंगे और अपना थोड़ा सा अनाज लगा दें, अपनी मकई और 2-4 चीज़ें, और जैसे बिनौला लगा दिया आपने, इसका तेल निकाल के तेल भी बेच दें आप, इसका सरसों की लगा दिया आपने और इसकी खली जानवर को खिला दी, तो आपने उसकी समझ लीजिए कि तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर दी।